आज हम आप लोगों के लिए आए हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, किसी भी रीट वगैरह की, उन सब के लिए रामबाण साबित होंगे। ये हमारे भारतीय इतिहास 0 टू हीरो सीरीज है जिससे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो पूछ लेता है कि कौन सा इसमें से सही है। पहला कह रहा है ऑप्शन की केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, और चौथा कह रहा है कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केवल पहला सही है। गेहूं और जौ की फसलों के बारे में केवल पहला सही है कि मनुष्यों द्वारा सबसे पहले इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो सर्वप्रथम गेहूं जौ ही फसलों की शुरुआत की गई थी उपजाने की, ठीक है। और दूसरा वाला ये ऑप्शन गलत है। जो जिसकी व्याख्या देख लेते हैं इसके साधारण हम व्याख्या अच्छे से देख लेना क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याख्या है कि सबसे पहले मनुष्यों ने गेहूं और जौ उपाजना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया था। आज से लगभग 8000 पहले क्या हुआ था कि मनुष्यों ने गेहूं और जौ को उपजाना शुरू कर दिया था। इन्हीं फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्रों में था। दो कथन गलत है। और दूसरा वाला क्यों गलत हुआ था? क्योंकि ये फसलें थी सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाई गई थी, ना कि विंध्य क्षेत्रों में। तो आपके एग्जाम में आए कि सबसे पहले किसकी खेती की गई थी, तो गेहूं और जौ की गई थी। कब की गई थी? लगभग 8000 वर्ष पहले की गई थी। कहाँ की गई थी? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में की गई थी, ठीक है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ को उपजाने के सबसे पुराने साक्ष्य? मेहरगढ़, जिसे हम बलूचिस्तान कहते हैं, वहां से। नवीन तथ्यों के अनुसार नए आंकड़े आए, उनके द्वारा क्या हुआ कि चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य सविंत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। अब एक नया साक्ष्य आया है इसमें के द्वारा जो हमारे प्राचीन है चावल वगैरह हैं उसे उपजाने का कार्य कहाँ किया गया था? कबीर नगर के लहुरा देव में। और ये साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 9000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छे से रिवाइज कर लेना तो अच्छे से आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कह रहा है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, चौथा कह रहा है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट वगैरह में काफी पूछ लेता है और अब तो बिहार वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन एक, केवल पहला सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के कथनों पर पहला कथन बिल्कुल सही है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां थी इनके किनारे हुआ था। आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है। लेकिन ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? जरा इसकी व्याख्या देख लेती है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। वहां पे जो सभ्यता विकसित थी उन्होंने क्या सभ्यता का नाम दिया? सिंधु सभ्यता का। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई थी। अतः दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है बज्जी, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी है सोन और उसके पास का जो क्षेत्र है वो मगध नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि सोन
सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? मगध। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। मगध जो था वो प्राचीन काल में कैसा था? बहुत ही बड़ा राज्य था और इसके शासक तो थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और इन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। 544 से 492 ईसा पूर्व में। और कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है और चौथा कह रहा है कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंडोस। तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में उत्तर और पश्चिम, ठीक, उत्तर पश्चिम में रहने वालों के लिए एक समूह के लिए किया गया था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। व्याख्या भी हमारी सेम ही कह रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा, देख लेना नहीं पूछ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्या होता था सीटेट की एग्जाम में से काफी कंफ्यूज हो जाते थे लोग, नहीं और हे में काफी कंफ्यूज हो जाते, तो देख लेना नहीं पूछा तो इसमें से कौन सा होगा। पहला है कि अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। दूसरा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकाला है। अगला है कि पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा कह रहा है कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में की गई है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। उसने हमसे गलत ही पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि कथन ए बी तथा सी सही है परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में भी प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऐसे लेख जो केवल मंत्रों पर उत्तीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। और दूसरा कह रहा है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि केवल पहला सही है, दूसरा है कि केवल दूसरा सही है, तीसरा है कि पहला और दूसरा सही है, चौथा है कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की केवल दूसरा सही है। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्तीर्ण करवाते थे ताकि अन्य लोग उन्हें देख और पढ़ सके, उनका पालन कर सके। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ऐसे लोग जो केवल पत्थरों पर उत्तीर्ण लिखवाते उन्हें अभिलेख कहलाते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत है? हमारी व्याख्या कह रही है कि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्तीर्ण किए जाते थे उन्हें अभिलेख कहलाते थे। ये कथन गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा जाता है? ऑप्शन ए है अरमाइक और ब्राह्मी, ऑप्शन बी है यूनानी और ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी है यूनानी और अरमाइक। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनानी और अरमाइक। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अशोक का कांधार अभिलेख, कौन सा अभिलेख याद रखना? कांधार अभिलेख। ठीक है। इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपि और भाषाओं में लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरण वाला है और इस तरह से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं वो ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं।
कारण कह रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो नीचे ये गुट का हमें प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है कि सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये और दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी तिथियां हैं वो किस रूप में लिखी जाती हैं? ईसा पूर्व के रूप में। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विकल्प ए सही उत्तर है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म तिथि के वर्ष की गणना से की जाती है। और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट, बीसी के फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो बिफोर क्राइस्ट होती है। हिंदी में वर्तमान तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन ईरा तथा सीई का अर्थ होता है कॉमन ईरा। और बीसी का बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। बीपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिफोर प्रेजेंट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आ गया आरंभिक मानव की खोज में। ये हमारे कई सारे पार्ट है। इसमें हमारी जो हिस्ट्री है वो A to Z है, यानी कि हमारे जो उसमें स्टार्टिंग में क्या हिस्ट्री में हुआ था, उसके बाद क्या हिस्ट्री में हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सी टेट के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, रीट में, बिहार शिक्षक भर्ती में, और भी जितनी बिहार शिक्षक भर्ती होगी उन सब में। तो अगर इसकी व्याख्या और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब में NCERT बेस्ड पूछी जाती है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT बेस्ड ही आपका आएगा एग्जाम में। अगर आपने हमारी सीरीज देख ली A to Z हिस्ट्री की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे आपके आगे के क्वेश्चन हिस्ट्री के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सुबह 10 बजे हम डेली करंट अफेयर कराते हैं, तो वो भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। बिहार शिक्षक भर्ती प्री के प्रीवियस ईयर की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।